निशाणीवरती कर. मला वाटतं की हे जे कोणी सद्गुरू साहेब आहेत ह्यांची अनेक वेळा मी टी व्हीवर काही काय ऐकलेलं आहे. अतिशय छान बोलतात, आवाज छान आहे आणि अध्यात्मावरची पकड पण चांगली आहे. पण नको त्या विषयावर हात घालून त्यांनी एक नवीन वाद निर्माण केला आहे. मला वाटतं हा वाद त्यांनी ताबडतोब मिटवायला हवा. शैव पताका म्हणजे भगवा झेंडा हा महाराष्ट्रामध्ये शिवकालाच्या आधीपासून आहे. तो शैवाचा झेंडा आहे. त्याचा एक वेगळा इतिहास आहे महाराष्ट्रामध्ये आणि म्हणूनच तो छत्रपतींनी स्वतःचा झेंडा म्हणून वापरला, स्वतःची पताका म्हणून वापरली. हे अंगावरचं वस्त्र फाडून ही पताका बनलेली नाही. तेव्हा उगाच कारण नसताना नवीन वाद फुटायला नको, नवीन वाद बाहेर यायला नको. माझी सद्गुरूंना एवढीच विनंती आहे की आपण हे शब्द मागे घ्यावेत आणि महाराष्ट्राची क्षमा मागावी. ही असे ही ऐकीव कहाणी एखाद्या एवढ्या चांगल्या आध्यात्मिक गुरुनी आपल्या जे भक्त आहेत त्या भक्तगणांपुढे येऊन सांगावी आणि त्याच्यातनं गैरसमज निर्माण करावेत हे योग्य नाही. आणि म्हणूनच मी सांगितलं की हे प्रकरण आपल्या म्हणजे मला काही वाद वगैरे वाढवायचे नाहीत, पण हे असं खोटा इतिहास, डिस्टॉर्शन ऑफ म्हणजे इतिहासाचं विकृतीकरण हा महाराष्ट्राला आणि देशाला लागलेला शाप आहे. आपण खोट्या कहाण्या सांगून 40-40 वर्ष लोकांच्या मनावरती पकड बसवू शकलो. आता कुठे सगळा इतिहास हा व्यवस्थित सरळ मार्गाने जात असताना अचानक एवढ्या मोठ्या आध्यात्मिक गुरुने असं काहीतरी बोलणं हे मनाला पटणारं नाही. म्हणून त्यांना एक सूचना देतो आहोत मी की आपण जे बोललात ते चुकीचं आहे. तसाच्या इतिहासातल्या कुठल्याही पुस्तकात नाही, कुठल्याही बखरीत नाही, म्हणजे असा कुठलाही स्तोत्र नाही जे हे सांगू शकतो. त्यामुळे त्यांनी ह्याच्यात अधिक पुढे न जाता महाराष्ट्राची माफी मागावी. छत्रपती शिवाजी महाराजच का? कारण या आधी भाजपच्या एका नेत्याने पत्रकार परिषदेमध्ये शिवाजी महाराजांचा उल्लेख केला होता. त्याच्यानंतर महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनीही तसाच उल्लेख वेगळ्या प्रकारे नाही. गेल्या 6 महिन्यात मी गेल्या 6-8 महिन्यात हे बघितलं आहे की हे बहुजन जे चेहरे आहेत म्हणजे शिवाजी महाराज असो, फुले साहेब असो, शाहू महाराज असोत, छत्रपती आपले महात्मा बाबासाहेब आंबेडकर असो, यांच्यावरती येऊन जाऊन टीका करण्याची एक सवय लागलेली आहे. बहुजन महापुरुषांचा अपमान का केला जातो हे मग काही कळत नाही आहे. पण हे लक्षात घ्या की आताची जी पिढी आहे ती वाचन हे म्हणजे त्यांचा लॅपटॉप हे त्यांची लायब्ररी आहे. आता मी हे बोलल्यानंतर मला माहिती आहे की लाखो तरुण लायब्ररीत जातील म्हणजे लॅपटॉपवर जातील आणि भगवा झेंडा आला कुठनं हा शोधून काढतील. भगव्याला अनेक अर्थ आहे. त्याच्यातला पहिला अर्थ त्याग आहे, शौर्य आहे. त्यामुळे जे भगवान सद्गुरू यांनी जे काय बोललं आहे ते इतिहासाशी कुठे जवळपास पण नाही आहे. मला वाटतं ते हुशार आहेत, इंग्लिशवरती चांगली कमांड आहे, तर त्यांनी हे असं बोलू नये. आणि आम्ही आता लक्षात आणून दिलं आहे तर त्या वाक्याचा त्यांनी फेरविचार करून ते मागे घ्यावं आणि आपली चुकी कबूल करून टाकावी की ठीक आहे चुकलो, माफी द्या. या सद्गुरूंच्या कार्यक्रमामध्ये खास करून भाजपचे नेते आणि पंतप्रधानही अनेकदा त्यांना जवळ करतात. यामुळे दिसते की या माध्यमातून बहुजन चेहऱ्यांचा अपमान करण्याचा नाही. एक असं मी पाहतो आहे की साधारण महाराष्ट्राचे राज्यपाल उठतात, म्हणतात कि वो सावित्रीबाई 11 साल की थी और महात्मा फुले 12 साल के थे, उन्होंने क्या किया होगा. हे बरोबर नाही. आम्ही ऐकून घेतो म्हणजे आम्ही येडे नाही. तुम्ही आमच्या महापुरुषांबद्दल असं बोलताय, उन्होंने क्या किया होगा. महात्मा फुले छत्रपती शाहू आंबेडकरांनी भीक मागितली.
बहुजनांच्या पोरांना शिकवण्यासाठी त्यांनी सहन केलेल्या यातना ह्या अजरामर आहेत. महिलांची पहिली शाळा काढली तेव्हा दगड शेण सगळं खाल्लं त्या बिचाऱ्या फुले दाम्पत्याने, पण उभे राहिले. आणि आज ज्या पोरी दिसतात, पत्रकारितेत दिसतात, इथे दिसतात, तिथे दिसतात, ही कोणाची देण आहे? ही सगळी त्या महात्मा फुले दाम्पत्याची देण आहे. शाहू महाराजांनी समतेच्या राजकारणाला सुरुवात केली आणि शेवटी त्यांचे विचार हे डॉक्टर आंबेडकरांनी जसेच्या तसे संविधानात आणले. म्हणजे ही नाळ आहे अशी, शिव, फुले, शाहू, आंबेडकर हे विचारांचं एंड हा कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये झालेला आहे. तेव्हा महाराष्ट्राला प्रचंड अभिमान असला पाहिजे यांच्याबद्दल. आणि म्हणून ह्या चौघांबद्दल बोलल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये राग निर्माण होतो. कारण का हे विचारांचं राष्ट्र आहे आणि विचार आम्ही मरू देणार नाही. हे काहीतरी भाकड कथा की त्यांनी कपडा फाडला आणि तो दिला आणि मग त्याच्यावरती राज्यकारभार चालवा सांगितलं, हे असलं काही खरं नसतं हे असलं. आणि ते वेळीच थांबवलं पाहिजे, नाहीतर मग ते असं वाढत जातं. म्हणून मी सद्गुरूंना विनंती केलेली आहे की सद्गुरू साहेब, तुमचा आवाज चांगला आहे, तुम्ही दिसता चांगले, तुमचे शब्दप्रयोग चांगले असतात, तुमचे वाक्यप्रचार चांगले असतात, तुमची वोकॅब्युलरी चांगली आहे, म्हणजे तुमच्याकडचे असलेले शब्दसंग्रह खूप चांगले आहेत. हे सगळं जरी मान्य केलं तर शिवाजी महाराजांबद्दल बोलू नका, तुम्हाला इतिहास माहिती नाही. त्यांचं राजकारण करण्याची स्टाईल वेगळी आहे. ही आपलीच माणसं आहेत, बारसूतली, जातील कुठे असं त्यांना कदाचित वाटत असेल. शरद पवारांचा हा एक पात्री नाटक होता, तो 4 दिवस चांगला करमणूक केला त्या पात्रामुळे. शरद पवारांचा हा एक पात्री नाटक होता, 4 दिवस महाराष्ट्रात चांगली करमणूक झाली अशी टीका मनसेने केली आहे. मनसेचा मिमिक्री शो आटपला की आम्हाला सांगा. मला माहित नाही त्यांच्यातल्या कुठल्या नेत्याला पवार साहेबांबद्दलचा किती अनुभव आहे. त्याच्यामुळे महाराष्ट्र महाविकास आघाडी एकदम ओके आहे, एकदम ओके, विदाउट खोके एकदम ओके. सर, तुम्ही एकदम ओके म्हणतात, पण काल तुमचे एक नेते पत्रकार परिषदेला आले नाही, ते एकदम ओके दिसत नाही. असं आहे की मी आज पत्रकार परिषद घेतोय, मी कालच्या पत्रकार परिषदेला मीही नव्हतो. असं सगळ्याच पत्रकार परिषदेला सगळ्याच नेत्यांनी उपस्थित राहायला पाहिजे. तुम्हाला तुमचा अशी अपेक्षा काय? पत्रकार परिषद कोणाची होती? शरद पवार साहेबांची. मग त्याला उपस्थित राहायचं की नाही हा ज्याच्या त्याच्या मनाचा प्रश्न आहे. हा, शरद पवार साहेबांनी बोलवलं आणि आले नाही तर गोष्ट वेगळी. शरद पवार साहेबांनी कोणाला बोलवलंच नव्हतं, फक्त 2 माणसांना इशारा केला होता की तुम्ही या, एक प्रफुल्ल पटेल आणि दुसरे जयंत पाटील साहेब. ते दोघंही तिथे होते. एक मिनिट, मराठी खतम होणे दो. असं ही सगळी दांभिकता होती, ही खोटारडेपणा होता. मला माहिती आहे अजितदादांमध्ये आणि एकनाथ शिंदेमध्ये किती सौख्य होतं, किती पैशाची घेणं देणं व्हायचं, किती निधी कोण कोणाला द्यायचा, कोण कशी कोणाला मदत करायचं, हे मला पहिल्यापासून माहिती आहे. तेव्हा ते महाराष्ट्राला नाटक करायला ठीक होतं की आम्हाला निधी मिळत नाही, आम्हाला निधी मिळत नाही. निधीचा वाटप काढा, कोणाला कोणाला किती निधी मिळाले, मग बघा काय होतं ते. नगर विकास खात्याला सर्वात जास्त निधी मिळाला. नगर विकास खात्याचे मंत्री होते स्वतः स्वयं मुख्यमंत्री, म्हणजे तेव्हा ते नगर विकास खात्याचे मंत्री होते. नाही, मला पाणी पण माहित नाही, नीट पण माहित नाही. सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप
See, I have heard Sadhguru speak. I am a great admirer of Sadhguru as far as philosophy goes. He shouldn't have gone into the history and said something which is controversial and which is distortion of the mainstream history. Shivaji never begged on any doors. Shivaji never accompanied Ramdas for begging. The flag, the ornamental flag of Shivaji Maharaj's kingdom did not come from the piece of a cloth torn by Ramdas from his body. So these are all hyped stories, imaginary stories, and this distorts the history. Shivaji was a great warrior. Shivaji was a great administrator. Shivaji was one person who first time in the history showed social engineering, and he was a warrior. He was never a beggar. Not even for 1 minute did he go and beg on any doors to give him alms. That Mr. Sadhguru is a great philosopher. He has a brilliant command over English and is quite impressive. I think he should keep away from this distortion of history, and whatever he has said about Shivaji Maharaj, he should withdraw immediately and apologize to the state of Maharashtra that okay, I have overstepped. I have overstepped and I will get back. There have been several instances wherein several leaders also in Maharashtra have I think there was a planned strategy to distort the history, to criticize all the Bahujan leaders, like they criticized Shivaji Maharaj, they criticized Phule. Phule was criticized by none other than our governor, and that too also in a very bad way, in a very derogatory way. He criticized Shahu Maharaj, he criticized Ambedkar. The leaders criticized Shahu Phule. Ambedkar said that they used to go beg for the schools. So all this was done to insult the Bahujan Awaj. I don't want to blame anybody. Though these individuals don't have brain. The governor had no brains when he said at the age of 12, 13, what does this indicate when you talk about a boy and a girl? Is he a fool? Apart from that, in regards of yesterday's press conference, Mr. Pawar was there, all the senior party leaders were there, but Mr. Ajit Pawar skipped the press conference. I think you. Story of rift within the NCP. I think you press people want a story so that your days goes happily. There's nothing of that sort. Nothing wrong. I was not there. From 91 to all these years, all the revolts, all that has happened, I am a personal witness to everything. 91. So this is what? 33 years have passed, and I have witnessed every event of revolt. Every event of revolt. Yesterday I was not there. How does it matter? A decision has been taken, we know the decision and he is going to announce. So why should we all go there and I was not there. Many of the senior leaders were not there. Mr. Pawar in his biography has mentioned several events about several things that happened in Mahavikas. Apart from that, one of the crucial point was mentioning about Uddhav Thackeray not attending Mantralayam. See, I think... You think that everything is fine in Mahavikas Aghadi? Everything is fine. I only hope that Republic reports as it is, and everything is fine. Why do you name Republic? You are from Republic, na? So I am giving you importance. जेव्हा लागेल तेव्हा तयारी होईल, आपण करूया. तुम्ही काय काळजी करू नका. तुम्हाला जाण्या येण्याची सोय वगैरे करून देऊ आम्ही. ती कशी करणार, काय करणार, सगळं व्यवस्थित होईल. काय काळजी करू नका. वाटल्यास यावेळेस चांगलं जेवण देऊ.
आज ही अरे सदगुरु में 1 तारीख को एक वीडियो जारी किया था, उसमें उन्होंने बाबा रामदास और शिवाजी महाराज को लेकर एक कहानी बताई। देखो वो कहानी है, ये अच्छा हुआ कि आपके ही मुंह से निकला कि वो कहानी है। इतिहास और कहानी में बहुत अंतर होता है। इतिहास कहानी नहीं बन सकती और कहानी इतिहास नहीं बन सकता है। तो मैं एक सदगुरु को चाहने वाला आदमी हूं। उनके मुंह में जो सरस्वती है वो बहुत ही प्रभावित करने वाली है, और ऐसे एक फिलॉसफर ने, आध्यात्मिक गुरु ने बिना जाने पहचाने, बिना पढ़े एक कहानी बता देनी शिवाजी महाराज के बारे में, वो मुझे बहुत धक्का दे गई। और मैं चाहता हूं कि सदगुरु बड़े दिल से ये बयान वापस ले ले और महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांग ले। वो जो सदगुरु चाहते वो कर दे, हमको उससे कुछ नहीं है। पर उन्होंने जो कहा है ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। शिवाजी महाराज किसी भी दरवाजे पे जाके उन्होंने भीख नहीं मांगी है। शिवाजी का, महाराज का जो झंडा लहराता है वो किसी के कपड़े से फाड़ के और उसका झंडा नहीं बना था। शिवाजी था। तो ये महाराज के बारे में जो कुछ सदगुरु जी ने कहा है वो बिल्कुल गलत बयान है। वो एक ऐसी बनी बनाई कहानी है, और एक इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु से बनी बनाई कहानी पे बात करना ये बहुत गलत है। सर, बात संतों की हो रही है। बाबा बागेश्वर एक बार फिर से मुंबई में आने वाले, एक बार फिर से उनकी सभा होने वाली है। उन्होंने ऐसा है, मुझे दुख इस बात का है कि जिस बाबा रामदेव ने तुकाराम महाराज का अपमान किया, जो जगत गुरु कहलाते हैं, और महाराष्ट्र में तो उनका एक अलग स्तर है। महाराष्ट्र के सामाजिक इतिहास में उनका एक अलग स्तर है। उसके ऊपर जब ये बाबा बात करता है, कौन ये बागेश्वर जो है, मुझे लगता है बुलाने वाले लोग भी बेशरम हैं और खुद तो बेशरम ही। अभी चलो बागेश्वर को बेशरम का कल की जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फवाद साहब की, उसमें कई सारे बड़े नेता शामिल हुए थे, लेकिन अजीत दादा के नहीं शामिल होने के कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे बीच में ये तय हो गया था कि पत्रकार परिषद को सिर्फ प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल जी जाएंगे, और उसके मुताबिक वो दोनों गए। हम लोग कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। तो हम पार्टी में कुछ है कि नहीं है? लेकिन पवार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कई सारे बड़े नेता थे, लेकिन वो अजीत दादा नहीं थे। कौन बड़े नेता थे, नाम तो बताओ। सिवाय जयंत पाटिल साहब और प्रफुल्ल पटेल जी, और कौन बड़े नेता थे वहां पे? सुप्रिया ताई उनके साथ पूना जाने वाली थी, और सुप्रिया ताई नेता से ज्यादा उनकी बेटी है। देखो, आप पत्रकारों को अपने टीवी के टीआरपी का शौक होता है, तो जब तक ऐसी बनी बनाई कहानियां आप टीवी पे नहीं डालोगे और एक प्रकार का ऐसा अस्वस्थ माहौल तैयार नहीं करोगे तो टीवी देखेगा कौन? आपका भी एक कैलकुलेशन है ना। आपको जहां धुआं दिखता है वहां धुआं नहीं है, ऐसा हमको दिखता है। तो आपके नजर में और मेरे नजर में फर्क है। सर, एक मेरा सवाल था जिस पर आपकी मुहर चाहिए कि जिस दिन फवाद साहब ने अपना इस्तीफा ऐलान किया तो शाम को उनके निवास पर सभी की बैठक थी जिसमें आप शामिल थे, जहां पर अजीत दादा और पाटिल साहब के बीच में, जयंत पाटिल साहब के बीच में कुछ बातों को लेकर विवाद हुआ, जिसे लेकर कल फवाद साहब ने उनके सामने सॉरी भी कहा था कि उनके इस्तीफे के बारे में अजीत दादा को मालूम था, बाकी इन लोगों को नहीं बताया गया था। पर मैंने पहले ही बताया था, ये सब बात छोड़ दो कि शरद पवार जी को इस्तीफा देने का वैयक्तिक कोई अधिकार नहीं है। अब वो शरद पवार पर्सनल नहीं रहे, वो एक प्रॉपर्टी है, एक राष्ट्रीय संपत्ति है जो सबकी है।
तो शरद पवार जी ऐसा इस्तीफा दे ही नहीं सकते, कैसे दे सकते हैं? हमारी पूरी जिंदगी उनके ऊपर है, तो हमको पूछे बिना, हमको समझे बिना वो इस्तीफा कैसे दे सकते हैं? और इसलिए मैंने पहले दिन से मैं कह रहा था कि ये इस्तीफा गलत है और उनको वापस लेना ही पड़ेगा। वो हुआ। किसी को आपने बीच में रोक दिया इसलिए, ये आपको लगता है कि जब दोनों के बीच शब्दों का वाद चला और साहब के बीच और पाटिल साहब के बीच, तो कहीं एनसीपी में विभाजन का? देखो ऐसा है क्या, तुम्हारे माँ और पिताजी में झगड़ा नहीं होता है क्या? घर है भाई हमारा, पवार साहब हमारे पिताजी है और नीचे हमारा घर है। घर में लड़ाई झगड़े तो चालू ही रहते हैं। घर में बर्तन नहीं बजेंगे तो किचन है पता ही नहीं चलेगी। घर वाले साथ में रहते, कल तो पवार साथ नहीं है। ऐसा है, जब कठिन समय आता है तब घर वालों ने साथ रहना चाहिए, और उनका घर अजित पवार तक मर्यादित नहीं है ना, यही तो आप गलती कर रहे हैं। पूरे भारत में उनका घर है, इसलिए स्टालिन उनको फोन करता है, कहता है कि इस्तीफा मत दो। कश्मीर से अब्दुल्ला साहब फोन करते और कहते इस्तीफा मत दो। बिहार से नीतीश कुमार फोन करते, कहते इस्तीफा मत दो। राहुल गांधी जी फोन करते, कहते इस्तीफा मत दो। सोनिया गांधी जी फोन करती है, कहती है इस्तीफा मत दो। चंद्राबाबू नायडू कहते कि इस्तीफा मत दो। ममता बनर्जी कहती है इस्तीफा मत दो। उद्धव ठाकरे जी कहते हैं इस्तीफा मत दो। तो इसका मतलब केंद्र की राजनीति में, केंद्र की आने वाले दिनों में जो सियासत होने वाली है, इसका ये प्रमुख आधार है, और उस आधार को संभाले रखना ये पूरे देश के नेताओं ने अपनी जवाबदारी समझी। तो हमको भी, हम महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को भी अच्छा लगा कि हमारे नेता का कद कितना बड़ा है, कि पूरा देश चाहता है कि वो वहीं रहे। और मुझे दूसरे बात की खुशी है कि एट द एज ऑफ 83, 18, 19, 17 साल के बच्चे खून से लेटर लिख रहे थे कि साहब इस्तीफा वापस लीजिए। ये जो 83 to 17, 18 ये जो गैप है, वो गैप में भी शरद पवार फिट बैठ गए। जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं, वो गैप ही नहीं दिख रही है। 30 साल का नौजवान भी बोल रहा है शरद पवार चाहिए, 40 साल पे मुझे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही जो जनरेशन है वो भी कहती है कि शरद पवार चाहिए। यानी शरद पवार ने लोगों को कैसे अपने दिलों से जोड़ा है, इसका एक उदाहरण महाराष्ट्र में 3 दिन दिख रहा था। सर, महाविकास आघाड़ी की जब बात होती है तो 3 मुख्य जो दल हैं उनमें से उद्धव ठाकरे गुट भी आता है, और उसी के संजय राउत अपने सामना के संपादकीय में लिखते हैं कि कुछ एनसीपी के नेता बीजेपी के नाव में सवारी करने के लिए तैयार है। ऐसे में जब अजित पवार शरद पवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखते हैं, सवाल उठते हैं, तो कितना जायज? ऐसा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने नेता ऐसे थे जो नहीं थे, है ना? मैं स्वयं वहां से चला गया था। मैं अपने आप को नेता नहीं कहता हूं, कार्यकर्ता हूं, लेकिन इस सब लड़ाई में मैं आगे था। पर लेकिन जब लड़ाई खत्म होने का वक्त आया तो मैं वहां पर नहीं था। तो मैं कहीं जाने वाला हूं? नहीं जाने वाला हूं। लेकिन संजय राउत बार-बार सामना में इस तरीके की बातें लिख, देखो ऐसा है, संजय राउत एक स्वयं पत्रकार है, सामना में सालों साल लिखता है, और उसने क्या लिखना चाहिए ये तय मैं नहीं कर सकता। मैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के ऊपर बड़ा गहरा विश्वास रखने वाला आदमी हूँ, भारत के संविधान के ऊपर विश्वास रखता हूँ। वो संपादक है, वो लिखे। हर संपादक ने लिखी हुई बात सच आती है, ऐसा कभी हुआ है क्या? लेकिन वो आपकी पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो वो पार्टी, ऐसा है कि कोई भी आप लोग सवाल पूछते हैं, कभी कभी उल्टा सुल्टा छाप देते हैं आप लोग भी, जो कभी होता ही नहीं, आपके टीवी चैनल पे चल जाता है। आपको वो अधिकार है, इसलिए गणतंत्र जीवित है। गणतंत्र में आपको अधिकार है बताने का, कहाँ कहने का। वो सब बातें सच्ची है ऐसा नहीं होता है। आप भी कहीं बार गलत खबरें देते हैं, पर वो आपका दिया हुआ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में दिया हुआ मूलभूत अधिकार है, उसको कभी भी किसी ने भी उंगली नहीं लगानी चाहिए।
ऐसा है, मैं उनको ना गलत बताऊंगा ना सच बताऊंगा। उनकी खबर है, खबर को खबर छोड़ दो। आप लोग कितने बार क्या क्या बताते हो, तो शाम को हम इतना ही काम करेंगे कि ये आज की खबर, रिपब्लिक की खबर गलत थी, टाइम्स की खबर गलत थी, ये शाम की खबर गलत थी, ये TV9 की खबर गलत थी, तो उतना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 बजे रोज ले क्या रात को। देखो मैं आदमी ऐसा हूँ कि मेरे पर इतने तुम लोगों ने तलवारें चलाई है, मैंने कभी मुंह खोल के भी नहीं बोला है यार भाई जख्म हो गई। आप चलाते हो, चलाओ, उसमें क्या है। बीजेपी के नेता ऐसा वो कहता है कि जिस तरीके से ठाकरे परिवार के अंदर दरार संजय राउत ने डाली, उसी तरीके से पवार परिवार में भी दरार डालने की किसके घर में कितने घर में किसके घर में कितनी दरार है, किसके घर में कितना अंगार है, किसके घर में क्या क्या विवाद है, ये सब हमको मालूम है। लेकिन किसी के घर पे जाने की संस्कृति हमारे में नहीं है। कोई दूध का धूला नहीं है। कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, सबको मालूम है। लेकिन हमारे बाप ने राजनीति में कुछ मर्यादाओं का पालन करो, ये हमको शुरू में ही बताया है। इसलिए हमारे घर के बारे में, यानी हमारे बाप के घर के बारे में कोई कुछ बोले तो हमको उससे कुछ फर्क नहीं गिरता है। हमारा घर कितना बांधा हुआ है ये हम जानते हैं। जिनको बोलना है उनके तरफ ध्यान देने का हमारा कोई इरादा भी नहीं है। भगवान सद्गुरूंनी जे वक्तव्य केलेलं आहे त्या संदर्भात त्यांनी तुम्ही त्यांचं वक्तव्य मागे घ्या असं म्हटलेलं आहे। जर वक्तव्य मागे घेतलं नाही तर तुमची पुढची भूमिका काय असेल? मला वाटतं की ते भगवान सद्गुरू हे इतरांप्रमाणे वाचाळ नाही आहेत आणि खूप सत्सद विवेक बुद्धी वापरून ते बोलत असतात। एखाद्या माणसाच्या हातनं चूक होते असं नाही, माझ्या हातनंही चूक होते, तेव्हा ते जे काही बोलले ते चुकीचं आहे हे त्यांना त्यांचे भक्त सांगतील आणि त्याच्यानंतर सद्गुरूंनी माफी मागतील अशी माझी पूर्ण विश्वास आहे माझा। अहो नाही मागितली तर मग काय, मग त्याच्यानंतर मग तुम्ही जेलमध्ये जाल, मग जेलमधनं बेल घ्याल का, मग बेल आल्यानंतर मग कुठे तुम्ही जाल, ती पुढची स्टोरी कशाला विचारता। हर चीज टीवी पे नहीं बताई जाती है, कुछ हमारे लिए भी रखो मिस्टर संदीप जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था 2024 के लिए ऑपोजिशन की यूनिटी में ये जो बातें होती हैं, चेहरा कौन होगा इसकी बातें होती हैं, अब जबकि सेवरल नेशनल लीडर्स इंक्लूडिंग स्टैलिन, राहुल गांधी, तमाम लोगों ने पवार साहब को कॉल किया है, आंसर लिखाया है, डू यू थिंक शरद पवार नाउ विल बी द फेस ऑफ द ऑपोजिशन? See, I am not talking about that. Would NCP now want Sharad Pawar to be projected? See, basically it is for Mr. Sharad Pawar and the leaders to decide. I am nobody to talk on it. The only thing I wanted to tell you was the utility of Mr. Pawar. No, I am asking about 2024. So that is what I am saying. For 2024, Mr. Sharad Pawar should be there. That is what everybody is. Leading the charge. No, nobody said lead the charge. They said you should be there. See, it is a common front. मुद्दा तो वही है ना सर, चेहरा कौन बनेगा इसी को लेकर। ऐसा है, कभी किसी ने 77 में सोचा था क्या मोरारजी देसाई चेहरा बनेगा? आप पत्रकार हो, इतिहास की जानकारी लो, कभी सोचा था किसी ने कि मोरारजी देसाई चेहरा बनकर इस देश का पंतप्रधान बन जाएगा? सोचा था? राजनीति पे चेहरे के ऊपर अब तुम लोग बात कर रहे हो, चेहरे पे काम नहीं करता है। जब इंदिरा गांधी हार गई थी रायबरेली से, आपको मालूम है किसने हराया था? एक ऐसे आदमी ने हराया था जिसका नाम राजनारायण था, उसके खीसे में 100 रुपये भी नहीं थे। ये गणतंत्र भारत का, और भारत के लोग पागल है, पागल। वो एक बार जब ठान देते हैं कि इसको जगह दिखानी है तो आगे पीछे का सोचते नहीं है। भारत के लोग दिमाग में रखते हैं, बताते नहीं है। इंदिरा गांधी को हराने वाला
संजय गांधी को हराने वाला, अच्छे अच्छे दिग्गज लोग हार गए थे, अच्छे अच्छे दिग्गज लोग। मैं आपको बंबई की एक लड़ाई बताना चाहता हूं, ये टीवी में एक बात बताना चाहता हूं। एक बंबई में बड़ी लड़ाई हुई थी। उस वक्त बंबई के शहंशाह थे सक्का पाटिल। लोकसभा का चुनाव हो रहा था साउथ मुंबई का, और उनके सामने खड़े थे जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस के खीसे में 10 रुपये नहीं थे, 10 रुपये। और सक्का पाटिल ये पूरे देश के कांग्रेस के फाइनेंसर थे। तो उनको एक दोस्त ने पूछा इसी मजाक में कि जॉर्ज खड़ा है, जॉर्ज बहुत भारी प्रचार कर रहा है। बोलता है मेरे को भगवान भी नहीं हरा सकता। ये किसके लिए थे? सक्का पाटिल के। यानी सक्का पाटिल के पैरेलल नेता ही नहीं था बंबई में। और जॉर्ज सिर्फ लोगों को जाके इतना कहता था, आप उनको हरा सकते हो। आखिर 1.5 लाख के पिछाड़ी से सक्का पाटिल पीछे चले गया और जॉर्ज फर्नांडिस का सूर्योदय हो गया। तो ये हार जीत ये बातों पे नहीं होती। ये चेहरा है क्या, वो चेहरा है क्या, वो चेहरा है। कभी दुनिया ने सोचा था कि ट्रंप प्रेसिडेंट बनेगा? इसके जवाब है क्या आपके पास? I don't know about that. I only think how much people respect him. और वो जो मैंने कहा था ना, भारत के लोग, यानी भारत के लोग कितने शांत बैठ के एक रिवोल्ट खड़ा कर देते हैं, वो समझ में भी नहीं आता है। जब इंदिरा गांधी के टाइम वो खड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा ही दिल में रख के काम करते हैं, बताते भी नहीं मुंह पे क्या है। तो इसलिए मैं उनको कहता हूं कि बहुत दिमागी पागल लोग हैं। ये क्या करेंगे, कब करेंगे, पता नहीं चलता है। जो देश इंदिरा गांधी को हरा सकता है, वो देश किसी को भी हरा सकता है। सर, केरला स्टोरी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनाव में बात करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस जो अंदरूनी एक षड्यंत्र चल रही है समाज। मेरा सवाल इतना ही है, मेरा सवाल इतना ही है, केरला की जो स्टोरी है वो पिछले 8 सालों की स्टोरी है, बराबर है? 8 साल से केंद्र में सरकार के किसकी थी? केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये राज्य की जिम्मेदारी है। तो सवाल जिससे पूछना चाहिए उससे पूछिए, जिनका कुछ संबंध ही नहीं है उन लोगों से सवाल पूछ के आप क्या जानना चाहते हो? ये तो सवाल का जवाब पूरे देश को प्रधानमंत्री ने देना चाहिए कि असलियत क्या है। आप ये बातें इधर उधर करके क्या फायदा है? कितनी लड़कियां गई, कहाँ गई? ये विदाउट द नॉलेज ऑफ रॉ, आईबी, सीबीआई, सेंट्रल एजेंसीज, पासपोर्ट सब आता है कि नहीं आता है? तो ये कैसी गई? क्या फ्लाइट आई क्या? ठीक है, मैंने जैसे कहा कि तुम लोगों को गुमराह कर सकते हो, लेकिन सवाल आज नहीं तो कल पूछे जाएंगे कि 30,000 लड़कियां जब जाती है तो केंद्र को मालूम भी नहीं पड़ता है, और अचानक पिक्चर के द्वारा आके आपको पता चलता है। तो ये राज्य, ये देश क्या पिक्चर पे चलेगा अभी?